तो ये जो पूरी व्यूह रचना रची जा रही है और इसीलिए संसद को नहीं चलने देने के लिए ये लोग भटका रहे हैं, क्योंकि ये लोग अपोजिशन नहीं चाहती है कि परिसीमन या महिला आरक्षण पर लाया जाए। सरकार चाहती है कि हम पूरे मुद्दे को महिला आरक्षण और परिसीमन पर लेके आए और एक नई बहस छेड़ें, और एक जो असंतुष्टि का वातावरण समाज में है, जिसका एंगर स्टूडेंट एजिटेशन के रूप में सामने आया। अभी झारखंड में स्टूडेंट एजिटेशन चल रहा है। ये स्टूडेंट एजिटेशन जगह पर जगह बढ़ेगा क्योंकि लोगों में असंतुष्टि का भाव है। तो इस असंतुष्टि के भाव को एक सर्टेन लेवल तक, इस एंगर को निकल जाने दीजिए। दिल्ली में निकला और झारखंड में निकल रहा है और जगह ब जगह निकलेगा। तो इसको निकल जाने दीजिए। अगले 8-10 दिन में इसको नैरेटिव को बदल देना है और यह बदल जाएगा और सारी तोहमत अपने ऊपर ले ली। हम जाने रहे हैं सदन की कार्यवाही में विपक्ष हमला करेगा हमारे ऊपर कि देखो साहब, ये डर गए हैं, स्टूडेंट से डर गए हैं, स्टूडेंट की बात नहीं सुन रहे हैं, इनको विपक्ष को फेस करने की ताकत नहीं है, आंख में आंख डालने की हिम्मत नहीं है। तो हां भाई, ये कह करके अगर तुम खुश होना चाहते हो तो खुश रहो। मतलब अमित शाह इस तथ्य को नैरेटिव में लाना चाहते हैं और हो गया। अब बहुत ज्यादा स्टूडेंट के मुद्दे पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। बाकी जो सोशल मीडिया की टीम कर रही है वो कर रही है, लेकिन पार्टी अपने तरीके से इसको आगे नहीं बढ़ाएगी। पार्टी ने उसका एक काउंटर ढूंढा है। झारखंड में जो आंदोलन हो रहा है वो संजोग बस वहां बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां कांग्रेस और हेमंत सोरेन की गठबंधन की सरकार है, तो उनके खिलाफ माहौल बन रहा है। और वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो है वो कंपैरेटिवली मैच्योर्ड प्रोटेस्ट है और सही डिमांड है। वो कोई सरकार का इस्तीफा भी नहीं मांग रहे हैं, उनका डिमांड बिल्कुल सही है। वो किसी मंत्री को भी नहीं कह रहे हैं इस्तीफा देने के लिए। तो एक मैच्योर्ड एंगर जो है पूरे देश का रांची के सहारे एग्जिबिट हो रहा है, निकल रहा है। मतलब एक सेफ्टी वॉल्व कुकर से जो है वो सीटी बजते जा रही है और भाप निकलते जा रहा है गुस्से का भाप उनको निकाला जा रहा है। और इधर तोहमत अपने माथे पर ले रहे हैं कि भाई डर रहा है, विपक्ष का सामना नहीं करने की हैसियत में नहीं है अमित शाह जी और मोदी जी। और इसी बीच में पूरी तैयारी यह हो गई है कि 47 तक का खाका खींच दिया जाए, अभी नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि पता नहीं अभी जो सरकार के खिलाफ 3 टर्म की एंटी इनकम्बेंसी 29 में किस रूप में होगी। अगर यही स्थिति रही तो कुछ भी हो सकता है। और 27 का उत्तर प्रदेश का चुनाव तो एक प्रकार से समझिए कि वो ट्रेलर हो जाएगा। तो उस चुनाव में जाने के पहले भारतीय जनता पार्टी को अपनी कमर कसनी पड़ेगी, एनडीए को अपनी कमर कसनी पड़ेगी। तो बाय हुक एंड क्रुक उनको कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। तो अपोजिशन के लोग कह रहे हैं कि साहब, अगर ये परिसीमन बिल इन्होंने पास करा लिया तो भूल जाइए 47 तक, क्योंकि इस तरह से परिसीमन हो रहे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी को अधिकतर लाभ होगा और इनके जो सहयोगी हैं उनको भी लाभ होगा। अब ये अगर परिसीमन पर मुद्दा आता है तो ये नैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर अगेन वो उनके समर्थन में चला जाएगा। क्योंकि अभी शरद पवार की पार्टी ने कह दिया कि 50% थंब रूल के तहत हर स्टेट में 50% का आंकड़ा बढ़ा दीजिए, हम मानने के लिए तैयार हैं। डीएमके इसी बात पर आ रही है कि आप हमारे, अगर आप प्रोपोर्शन के हिसाब से देंगे, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पे, तो हमारा पॉपुलेशन कम है और हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, हमारा नुकसान होता है, तो हमारा रिप्रेजेंटेशन भी कम होगा। और जिनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम है, पॉपुलस स्टेट है, उनको आप ज्यादा संख्या में दे देंगे, तो ये ठीक बात नहीं है। तो डीएमके का भी ये कंसर्न था, तो उनकी संतुष्टि के लिए भी सरकार ने कहा कि ठीक है, इस पर हम विचार कर सकते हैं कि एक थंब रूल बना लें कि 50% जो अभी एग्जिस्टिंग सीटें हैं स्टेट्स में लोकसभा की, उसमें 50% का एकदम एक मुश्त इजाफा हो जाएगा। अब अगर एक सीट कहीं पर है तो वो 2 हो जाएगा, कहीं 50 है तो 100 हो जाएगा, कहीं 40 है तो 80 हो जाएगा। इस तरह से 50-50% का सीधा जंप हो जाएगा। इसके लिए डीएमके भी तैयार हो गई, शरद पवार की एनसीपी भी तैयार हो गई और
उद्धव ठाकरे का भी जो बचा हुआ है सांसद वाला पार्टी वो भी तैयार है, और आम आदमी पार्टी भी तैयार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी तैयार है जिनके एक दो सांसद हैं, तो वो भी तैयार है। तो मोटे तौर पर कांग्रेस को अगर आप छोड़ दें, कांग्रेस को छोड़ दें अगर, और समाजवादी पार्टी को छोड़ दें, तो सारे लोग परिसीमन का विरोध कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा नुकसान होने की संभावना समाजवादी पार्टी को है। उत्तर प्रदेश में 37 सांसद हैं उनके, अगर इस परिसीमन के घेरे में आए तो 29 में क्या होगा कहना मुश्किल है। तो जो शक इन अपोजिशन के दिमाग में है कि यह परिसीमन इस तरह से किया जाएगा ताकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो उनके पार्टनर पार्टी हैं उनको अधिक से अधिक लाभ हो, ये इस तरह से परिसीमन की स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। कांग्रेस ने पूर्व में इस तरह के काम किए हैं, इसलिए उनको संदेह है और उनके साथी को भी संदेह है। तो ये वो को कह रहे हैं कि अगर परिसीमन विधेयक पास हो गया, महिला आरक्षण बिल पास हो गया, तो फिर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ये बहुत बड़ी जीत होगी और इस जीत को वो बरकरार रखेंगे। 27 का चुनाव जीतेंगे, 29 भी जीतेंगे, हमारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमारे लिए अब डू एंड डाई की स्थिति हो गई है, इसलिए हम परिसीमन के मुद्दे पर तथ्य को आने ही नहीं देंगे, मुद्दे को आने ही नहीं देंगे। महिला आरक्षण बिल पर हम आने ही नहीं देंगे। हम इसको स्टूडेंट एजिटेशन और चंदा चोरी, गुस्सा, इस महंगाई, तेल की महंगाई, इस सब को लेकर के, इथेनॉल, इस सारे मुद्दे पर सरकार को घेरते रहेंगे। हम महिला आरक्षण और परिसीमन पर नहीं लाना चाहते हैं। महिला आरक्षण परिसीमन पर हमने हस्र देख लिया है। विशेष सत्र बुलाया गया था पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले, और उसमें जो हुआ, हार करके भी एनडीए जीत गई, और उसका इसलिए जीत गई क्योंकि उस हार में जीत छिपी हुई थी पश्चिम बंगाल की। मोदी जी ने और उनकी पूरी टीम ने भजाया कि यह कांग्रेस पार्टी और ममता की पार्टी ने, देखिए, महिला आरक्षण का विरोध किया है। महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी यह महिला विरोधी कितनी है, जबकि ममता बनर्जी इस बात को अपने तरीके से नहीं समझा सकी कि भाई 29 सांसदों में से 11 सांसद, 13 सांसद तो महिलाएं हैं, उनकी पार्टी में सबसे अधिक सांसद महिलाएं हैं, लेकिन फिर भी वो इस नैरेटिव को वहां पर गढ़ने में नाकामयाब रही पश्चिम बंगाल में, और उनको ब्रांड कर दिया गया महिला विरोधी। आरजीकर जो रेप केस था, उसका जो तिलक लगा हुआ था, वो जो दाग लगा हुआ था, वो दाग इनके माथे से हट नहीं पाया, और ऊपर से महिला आरक्षण बिल के विरोध में ये खड़ी हुई, वो महिला विरोधी भी हो गई। तो आप सोचिए, 13 सांसद देने वाली पार्टी को, महिला सांसद देने वाली पार्टी को, 11 सांसद महिला सांसद देने वाली पार्टी को महिला विरोधी इन लोगों ने साबित कर दिया, और हो गया, जनता ने स्वीकार भी कर लिया। इसलिए अपोजिशन को लग रहा है कि अगर ऐसी परिस्थिति में हमने महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे को फिर से प्रकाश में लाया, तो फिर ये आगे निकल जाएंगे, और ये सारे मुद्दे, स्टूडेंट एजिटेशन का मामला, पेपर लीक का मामला, इथेनॉल का मामला, चंदा चोरी का मामला, ये पीछे चला जाएगा। हमें इस मुद्दे से हटना ही नहीं है। तो वो इस पर लगे हुए थे। लेकिन खबर है मित्रों कि अमित शाह ने 360 का इंतजाम कर लिया है। 360 एग्जैक्टली अगर नहीं हुआ तो 330-32 तक तो आंकड़ा पहुंच चुका है, और भी फ्लोर मैनेजमेंट की चर्चा हो रही है। यह भी खबर है कि कांग्रेस को भी झटका लग सकता है इस मुद्दे पे। अब इसमें कितनी सच्चाई है यह मैं नहीं बता सकता हूं अभी, लेकिन अमित शाह अगर रोज सुबह 9 बजे पहुंच रहे हैं और 10 बजे रात को वहां से घर आ रहे हैं, संसद भवन पहुंच रहे हैं, दफ्तर में बैठ रहे हैं, लेकिन लोकसभा की कार्रवाई, राज्यसभा की कार्रवाई में शामिल नहीं हो रहे हैं, तो अमित शाह अंदर अंदर खेल कर चुके हैं। 16-17 जो विशेष अधिवेशन का दिन मुकर्रर हुआ है, आपको बहुत बड़ा धमाका मिल सकता है। कुछ ऐसे बिल पेश होंगे जो इस पूरे देश की तकदीर बदल देगा। खिलाड़ी तो अमित शाह ही निकले हैं, और फिर आप नैरेटिव कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और उसमें ये दोनों आदमी मास्टर हैं। कब चुप रहना है और कब बोलना है, पूरी तरह से मोदी और शाह ने इस पूरे मूवमेंट में खुद को, कोई भी अनर्गल टिप्पणी करने से दोनों ने खुद को बचाया, कहीं कोई जवाब नहीं दिया। सोशल मीडिया पर स्टूडेंट के साथ बातचीत करने के लिए डायरेक्ट मोदी आए, 4-4 वीडियो स्वयं बना करके अपलोड किया,
पार्लियामेंट लेकिन नहीं आ रहे हैं, और जहां उनको एड्रेस करना था, जिस आबादी को एड्रेस करना था, जिस एंगर को शांत करना था, वहां वो शांत कर गए हैं और अब इस मुद्दे को ज्यादा एस्केलेट नहीं करना चाहते। और फ्रेश मुद्दा परिसीमन और महिला आरक्षण का आएगा, और इसके साथ साथ एक आध दो और बम्बार्डमेंट वाला विधेयक आने की संभावना है। अब वो क्या है ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। तो जो ना जाकर के सदन की कार्रवाई में, लेकिन सदन में मौजूद होकर के खेल कर रहे हैं अमित शाह, उसका पूरा मंचन 16-17 को आपको देखने को मिलेगा। तो इंतजार कीजिए शाह के मात का, शाह के सह का। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।